नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ी अपडेट। 12 सितंबर को यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है और जिसकी टाइमिंग है वो सुबह के वक्त की रखी गई है, यानी कि 9:30 बजे 9:30 पर उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो शपथ दिलवाएंगी, वो भी मौजूद रहेंगी, जो एक प्रोसेस होती है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कार्यक्रम जो है वो 12 तारीख को होना है और बाकायदा उसकी जो टाइमिंग है सुबह के वक्त 9:30 बजे 9:30 पर उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो शपथ दिलवाएंगी सीपी राधाकृष्णन को और वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति भी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। कौशांबी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशांबी जिले ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में यह स्थान बनाया है। कौशांबी ने टॉप 5 में यह जगह मिली है कौशांबी को। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी है। बेहतर कार्य प्रणाली का यह परिणाम मिला है। एसपी की तरफ से यह बयान सामने आया। कानून व्यवस्था में कौशांबी का नाम अब उत्तर प्रदेश पर यह चमका है और ये टॉप 5 में कौशांबी ने जगह बनाई है। सीएम डैशबोर्ड में ये नाम आया और ये हम दिखा भी रहे हैं पूरी की पूरी लिस्ट, जिसमें 5वें नंबर पर कौशांबी है। कानून व्यवस्था में कौशांबी का नाम अब प्रदेश स्तर पर चमका है, ये उन्होंने कहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अपने सरकारी आवास पर भारतीय शिक्षा जगत में ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत का पहला भारतीय संस्कृति और धरोहर आधारित ओलंपियाड लॉन्च किया है। इस विशेष ओलंपियाड में हिंदी, संस्कृत और साथ ही वेदों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। डिप्टी सीएम ने इसे अनूठे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ओलंपियाड विद्यार्थियों में शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी समझ भी विकसित करेंगे। वहीं वक्ताओं ने यह भी कहा कि वेद, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि खगोल शास्त्र, गणित, पर्यावरण विज्ञान समेत अनेक क्षेत्रों में ज्ञान का अद्भुत स्रोत है और इनकी महत्व आज भी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे कि नासा, इसरो तक महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ओलंपियाड का जो पहल का नेतृत्व है वो मार्गदर्शन पूर्व पुलिस महानिदेशक और मुख्य संरक्षक वीएन मिश्रा ने किया और लॉन्चिंग के दौरान संरक्षक सुभाष अरोड़ा, कर्नल विनोद गर्ग, निदेशक प्रोफेसर एसडी शर्मा भी नजर आए। चलिए आगे बढ़ते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासी है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़ पाए। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहें। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वाले हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल भी किया, 1.5 घंटे तक वो भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह दौरा मुख्य रूप से संगठनात्मक मीटिंग्स और कार्यकर्ताओं के लिए संवाद के लिए था, जहां उन्होंने आज पहले दिन हरचंदपुर और ऊंचाहार में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है, स्थानीय समुदाय से संपर्क किया, साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया है। राहुल गांधी के इस दौरे को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में हो रहे प्रदर्शन की आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए एसएसबी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। बॉर्डर एरिया पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया। वहां पर पुलिस अधिकारी ने बॉर्डर पर कैंप डाल दिए हैं। हर आने जाने वाले की गहनता से मॉनिटरिंग हो रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहराइच, लखीमपुर और श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वालों पर कड़ी नजर है। एहतियात के तौर पर पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। और प्रयागराज में आज नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियंस के सदस्यों और साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने जीआरपी कॉलोनी स्थित कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बैंक के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि जब गरीब रेलवे कर्मचारी लोन लेने बैंक जाता है तो उससे मनमाने तरीके से वसूली होती है और लोन के नाम पर उसके जो परसेंटेज है वो मांगे जाते हैं। हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ अब रेलवे के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जान लेते हैं किन मांगों को लेकर आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ खास मीडिया साथियों से हम ये कहना चाहते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैनेजमेंट की तरफ से कि ये यहाँ पे एक पुरानी प्रथा है। यहाँ पे जो रेलवे एम्प्लॉय हैं वो आते हैं और अपने लोन को जो है लेते हैं, लेकिन विगत 2-3 सालों से ये हो रहा है कि जो भी लोन लेने आता है यहाँ के जो भी एम्प्लॉय हैं प्लस मैनेजर और प्लस आपके एमडी लखनऊ में बैठते हैं, वो मिलके कागज बना लिए कि जो भी जितने का लोन होगा उस पर 1%, 5% जितना बार्गेनिंग हो सके उस पर पैसा लेने का काम। लोन पे लोन जो है एक एम्प्लॉय जो खुद जो है इतना परेशान है वो लोन लेने आता है, उसके बाद जो है इस तरह की परेशानियां, और इनका तुर्रा यह है कि आप हमसे जो है हमारे थ्रू सैलरी करवाइए तो हम आपको जो है कुछ छूट देंगे। इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत करी है? हाँ, इसकी शिकायत जो है हमारे महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महामंत्री आदि यादव जी ने ऑलरेडी जो है एमडी और ऊपर के जो बैंक के चुनिंदा लखनऊ में बैठे हुए हैं उनको शिकायत हम लोगों ने की। उसके बाद भी ये सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास यही धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ बचता नहीं है। बात ये बताइए, अगर अभी आप मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या रणनीति? अगर अभी हम लोगों का आज ये प्रथम दिन है, अगर इस पर ये कोई एक्शन नहीं लेते, इनके अंदर सुधार नहीं आता तो आगे हमारे जो महामंत्री जी बैठे हुए हैं आरडी यादव जी, हमारा मंडल है, जो भी निर्णय लेगा और ये निर्णय लेंगे हम लोग कि यहाँ पर बिल्कुल धरना प्रदर्शन, ये चाहे जितनी पुलिस बुला ले चाहे जितनी आदमी बुला ले, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, किसी को डरने वाले नहीं हैं, हम मजदूर हैं। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब करेंगे जब तक इनकी गलत चीजों को खत्म नहीं करेंगे। ये आपने अभी एक चीज ये कहा कि जो पद पे थे इससे पहले भी यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो भी क्या नाम है मंडल मंत्री होते, तब तो दो पद पे नहीं थे, उनके लिए नहीं वही नियम बताया जाए कि जो एमडी 2023 में रिटायर हो गया है उस एमडी को आज चेयरमैन किस उस पे चला रहा है, या चेयरमैन एमडी मिलकर इसके मतलब इस वक्त थोड़ी वो कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो कर्मचारी आता है उस कर्मचारी से बिना पैसा लिए किसी का लोन नहीं पास किया जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम करेंगे बड़ी चीज है, बड़ा आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है और ऐसे में यहाँ विरोध प्रदर्शन है और इनकी कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये विरोध प्रदर्शन आगे करेंगे और यहाँ पर इकट्ठा होकर और इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद आबिद। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृष्ण मोहन बने हैं राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी। नई जिम्मेदारी पर कृष्ण मोहन ने खुशी जताई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। कृष्ण मोहन के परिवार में खुशी का माहौल है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कृष्ण मोहन के परिवार जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी वो बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, एक नई जिम्मेदारी है, इसके बाद से परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। कृष्ण मोहन जी जो महाराष्ट्र में वन विभाग के कई मुख्य पदों पर कार्यरत रहे हैं, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन जी को हाल ही में श्री राम जन्मभूमि का न्यासी बनाया गया। अब हमारे जनपद हरदोई से हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की अनुभूति ये पद पाकर उनको हो रही है। हमारे साथ हैं कृष्ण मोहन। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। सूचना मिली है कि आप जो है श्री राम जन्मभूमि न्यास के न्यासी बनाए गए हैं, आपका जनपद हरदोई से ताल्लुकात है, तो पूरा विस्तार से बताइए किस तरीके से ये पूरी। जी कल 9 सितंबर को श्री चंपत राय जी का जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास महामंत्री हैं, उनका फ़ोन आया कि आपको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो न्यास है उसमें आपको न्यासी के रूप में स्वीकार किया गया है, आपको उसमें एक्सेप्ट किया है। तो ये जब हमको जानकारी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि आप उसको किस प्रकार से मैं व्यक्त करूं। जब हमारे घर में लोगों को बताया तो वो तो और भी खुश हुए। घर के लोग,
परिवार के लोग सभी ने अपनी खुशी व्यक्त की, बधाइयाँ दी। मुझे यहाँ पर मैं हरदोई में एक हरदोई ज़िले में गांव है सिकंदरपुर बाज़ार, उसका मजरा है चंद्रपुर। उस चंद्रपुर मजरा के सिकंदरपुर बाज़ार जो है और जो शाहाबाद तहसील में पड़ता है, वहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। वो सरकारी नौकरी में थे। बरेली में रहते हुए मेरा जन्म हुआ 1952 में। तत्पश्चात मैं अलग अलग जगह पढ़ाई की मैंने, और पढ़ाई करने के उपरांत मैं एमएससी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1971 में किया। तत्पश्चात परमाणु ऊर्जा विभाग में मैं वैज्ञानिक के पद पर चला गया। वहाँ से मैं 1978 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद में मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। तो 1978 से लेकर 2012 तक मैं महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर रहा। प्रारंभिक 2 वर्ष मेरी ट्रेनिंग होती है वो मैं देहरादून में रहा। वहाँ पर मैं डीएफओ कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर और एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के पद पर रहते हुए 2012 में सेवानिवृत्त हो गया। वहाँ पर मैंने वन विभाग के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, और 2012 में मैं वापस अपने गृह जनपद हरदोई में आ गया हूँ, और यहीं पर मेरा निवास है, इस समय कर रहा हूँ। यहाँ पर रहते हुए मैं सक्रिय रूप से संघ से जुड़ गया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं हरदोई नगर में नगर संघ चालक, हरदोई जिले का जिला संघ चालक, अवध प्रांत के प्रांत संघ चालक के दायित्व का निर्वहन किया। तत्पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक का मैं दायित्व का इसमें निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे जो ये नया दायित्व मिला है उसके वजह से सभी लोग प्रसन्न हैं। हरदोई के शहर के भी लोग, सभी लोग आ रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं, और मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभी लोग अपने आप को, हमें भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये उनकी ही इच्छा है कि जिसकी वजह से हम न्यासी करके मुझे समाविष्ट किया गया है। मथुरा वृंदावन में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। यमुना खादर के 55 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, और बाढ़ के पानी से कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें देखिए। इतनी नहीं बल्कि बांके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो जो रास्ता वहां जाता है वो पूरा पानी से लबालब है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार प्रभावित परिवारों का रेस्क्यू करने में जुटा है। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी ने वृंदावन में ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा में लोग तो मंदिरों में जाते हैं अपने आस्था को लेकर। अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु जो है पानी में बैठकर आस्था कितना यमुना मैया के प्रति कितने आस्था है, इनसे हम बात करते हैं कि कहाँ से आए, कैसे हैं जी। आप कहाँ से? मैं जी हरिगढ़ से हूँ। अच्छा, पानी है यमुना का बाढ़, यमुना में बाढ़ आई है, यमुना मैया का पानी है, किस तरह? बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब अच्छा, काफी गहराई भी है, 3 से 4 फुट की गहराई है पानी की यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पर। मतलब बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। पानी भरा हुआ है यहाँ पे? यस, पानी बहुत भर रहा है, यानी कि अच्छा खासा पानी भर रहा है। तुम्हारे सामने जो भी देख लो, यहाँ पे नहा रहे हैं। और भी हैं, उनसे बात करते हैं हम। ये आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से प्रभु। क्या नाम है? नीलेंद्र। वृंदावन आए दर्शन करने के लिए? जी हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छी राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि आज उन्होंने अपनी गोदी में हमें नहला ली है। वो बहुत अजीब कृपा। ये कृपा तो जो देवता तरसते हैं ऊपर कि हमें कभी वृंदावन का ब्रज की रज बना दे, उनके लिए दुर्लभ है ये। तो आज इतनी बड़ी कृपा राधा रानी की, समझो कि अपनी गोद में हमें नहला ली है वो, और खूब चीज, हर चीज सुख दे रही है हमें वो। आज इतना आनंद आ रहा है कि इतना स्वर्ग में भी आनंद नहीं आएगा हमें वो। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु, बहुत आनंद आ रहा है। ये देखो परिक्रमा मारे गए, इसमें बहुत पानी भर रहा है। 1400 साल बाद आज जमुना जी माँ यहाँ पर आई है। लगा लो साहब, 1400 साल बाद। इतनी कृपा, इतनी कृपा है इसमें। देखो यहाँ तक जो आई है,
जीव जंतु जो यहाँ रह रहे हैं अंदर सब नहा रहे हैं इसमें, सब स्नान कर करके सबको नहला के जा रही है माता जी, सबको नहला के, वृक्ष पौधे सबको अंदर तक नहला के जा रही है माता जी। सोचो कितनी बड़ी कृपा है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब यहाँ पर कि हम जब अंदर गए थे ना नाव से, तो हम खाना बांटने अंदर जहाँ जमुना जी हैं वहां तक गए थे, तो हमने सबसे पूछा कि हमें बहुत दुख है भैया कि आपके वहां पर पानी इतना बड़ा है, तो सब क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि भैया कोई दुख की बात नहीं है, हम तो आनंद ले रहे हैं, जमुना भैया हमारे घर पे आई हैं दर्शन देने। तो भाई साहब जो आनंद कलयुग में ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग सतयुग आ गया। मतलब जैसे हर कोई यहाँ पे, जैसे आप जैसे मीडिया वाले लोग दिखा रहे हैं कि क्या हालात है, उनको देख देख के बाहर के लोग इतने आ रहे हैं कि मैं जब परिक्रमा भारत की कर रहा हूँ 100 सिटी की 100 दिन में, तो मैंने सोचा मैं मथुरा में सबसे पहले जाऊंगा। भाई साहब ये इतना वायरल हो रहा है कि लोग यहाँ सेवा भाव से, ये भाई भी अलीगढ़ से आए इटा रोड से, पूरी गाड़ी खड़ी इनकी, गाड़ी भर के प्रसाद लाए बांटे, और ऐसा लग रहा है कि सच्ची मानवता इसी टाइम में देखी जाती है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे होंगे कि भाई साहब वो कुछ भी दिखाएंगे किसी के वहां भी जाके, लेकिन आप जैसे पत्रकार यहाँ पे आए और रील बनाए, और मैं उन इंस्टाग्राम वाले और यूट्यूब वालों से बोलूंगा भैया बिग बॉस वगैरह की रील और ये सब डालते हो, सच्ची सेवा आपकी यही होगी है, आप यहाँ पे आके रील बनाइए और थोड़ा सेवा भी कीजिए। राधा रानी की जय। हमारे साथ कुछ लोग श्रद्धालु मौजूद थे, इनसे हमने चर्चा की। आप ये भी देख सकते हैं, जान सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना जोश है, उमंग है आस्था को लेकर। प्रेम चतुर्वेदी, जनता टीवी, मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी दफ्तर के बाहर नमाज पढ़ी गई है। ब्लॉक परिसर से नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया। प्रशासन ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच पड़ताल में प्रशासनिक अमला जुटा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रशासन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। नमाज पढ़ता हुआ एक शख्स आपको नजर आ रहा है। प्रशासन ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। सरकारी दफ्तर और उसके बाहर नमाज पढ़ता हुआ यह शख्स, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। में आया एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो मंझनपुर ब्लॉक है उसके परिसर में कोई नमाज पढ़ रहा है, और नमाज स्थल है कि नहीं, वो वहाँ क्यों नमाज पढ़ी जा रही है, इस संबंध में जो उसके वीडियो हैं उनसे जांच कराई जा रही है, उसमें आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। और बांदा का मयूर मल्टीप्लेक्स विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस मामले में हर रोज कोई ना कोई खबर भी सामने आ रही है। वहीं अब बीडीए सचिव पर मिलीभगत के आरोप के बाद पहली बार बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा का कबूलनामा भी सामने आ गया। मयूर मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग का नक्शा साल 2016 में पास हुआ, लेकिन नक्शे के हिसाब से वहां के जो अगल बगल के निर्माण है वो हटाए नहीं गए, और तभी से उसका जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा है। बीडीए इसको छिपाए बैठा था। अब आखिरकार बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा ने इस बात को स्वीकार किया है कि साल 2016 से मयूर मल्टीप्लेक्स नियम के विरुद्ध यहां पर संचालित हो रहा है। ये असल में 2016 में एक नक्शा पास हुआ था, एक जो है 2013 में भी पास हुआ था। तो उसमें उसके विपरीत जो भी निर्माण है उसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है। 17 तारीख लगा है, उसमें अंतिम नोटिस उनको दी गई है। तो जो भी विसंगति होगी उसके संबंध में आदेश। अच्छा एक चीज़ और बता देना यार, इन्होंने एक नया नक्शा फिर पेश किया है। पहला नक्शा 2013 में दिया था तो वो पास हुआ था, फिर 2016 में दिया था वो पास हुआ है। उन्होंने रिवाइज नक्शा जो नई नियमावली बनी है अभी 2-3 महीने पहले बनी है, उसके अनुसार उन्होंने फिर दिया है। हमने मयूर मल्टीप्लेक्स में एक प्लाट लिया, तो कोई धोखाधड़ी वगैरह हुई है क्या? जी उसमें एक धोखाधड़ी हुई है, और उसी की शिकायत करने हम जिला महोदय इनके यहाँ आए हुए हैं कंप्लेन करने, और जो हमारे साथ जालसाजी हुई है, ठगों के खिलाफ कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले। कोई एफआईआर भी हुई थी? जी एफआईआर की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहगंज थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान का छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इस मलबे के नीचे दब गए हैं। रेस्क्यू कर फिलहाल सभी को बाहर निकाला गया। हादसे में एक मासूम की मौत की खबर है। शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का मामला यह बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, यही वो मकान है जो भरभरा कर गिरा है, जिसमें एक मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग जो उसमें जख्मी हुए हैं, जो उस मलबे के नीचे दब गए थे, फिलहाल उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
नेपाल में हिंसा के बाद अलर्ट पर है यूपी। बदायूं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक ने लिया सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान बुलंदशहर के प्रभात गौड़ शहीद। कोतवाली जहांगीराबाद से निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। बहराइच के कैसरगंज इलाके में मचा हड़कंप। गन्ने के खेत में मिला घर से लापता बच्ची का शव। जंगली जानवर का हमला बता रहे हैं ग्रामीण, जांच जारी। कन्नौज के छिबरामऊ में मकान बंटवारे को लेकर दो भाइयों में विवाद। बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंटे सामने आया भी। फतेहपुर में बेकाबू बाइक सवार अनियंत्रित होकर पत्थर से जा टकराया। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर, दूसरा घायल हॉस्पिटलाइज। अलीगढ़ में कंपनी कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला। सफाई के दौरान कर्मचारियों से की गई मारपीट। बन्ना देवी क्षेत्र में नाले की सफाई के दौरान विवाद हुआ। महोबा में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी। आपसी सुलह से शीघ्र रास्ता और सुलभ न्याय का अवसर। 13 सितंबर को लोक अदालत का होगा। मथुरा से सामने आया रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला। जमीन के लिए भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद बड़ा भाई फरार, जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा में सरकार की मंशा को पलीता लगा रहा है यातायात पुलिस। वृंदावन के प्रेम मंदिर चौकी क्षेत्र के दरोगा और शख्स का वीडियो सामने आया। ऑटो छोड़ने के रेट बता रहा है दरोगा। एटा में ट्यूबवेल चलाते समय करंट लगने से 30 साल के किसान की दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव खेरिया जमो की घटना। फर्रुखाबाद में आग में जलकर महिला की मौत का खुलासा। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने किया पर्दाफाश। प्रेमी से झगड़े के बाद महिला को खुद आग लगा। सरहद नगर में 2 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। 3 जिंदा कारतूस के साथ लगभग 3 लाख की चोरी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त करीब 18 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज। प्रयागराज के करछना थाना इलाके से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। नुकीले हथियार से साथी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी छात्र। जानकारी के मुताबिक प्रशासन भी ताला बंद करके फरार। मिर्जापुर में 2 सप्ताह में शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियां तेज। मेले की तैयारी देखने विंध्याचल धाम पहुंचे कमिश्नर। 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। अमेठी में पलिया को दिया अंजाम। घर में घुसकर 55,000 कैश और लाखों की ज्वेलरी पर हादसा, जांच जारी। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह का मामला। युवक का लाखों रुपए का लेन देन का चल रहा था विवाद। स्थानीय पुलिस से शिकायत के बाद सुनवाई नहीं होने पर सुसाइड की कोशिश। अलीगढ़ के मामू भांजा मार्केट में विजिलेंस टीम का छापा। विजिलेंस की टीम ने दुकानदारों के विरोध का करना पड़ा सामना। गांधी पार्क थाना इलाके का मामला। सुल्तानपुर में अवैध असले की फैक्ट्री का चलाना पिता पुत्र को महंगा पड़ गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित असला भी बरामद किया। संत कबीर नगर में अब्दुल अजीम के साथ घटना हुई है। पुलिस ने बता दिया संदिग्ध। निषाद पार्टी के जनसंपर्क अधिकारी राजीव यादव ने जारी की है प्रेस विज्ञप्ति। वारदात की सच्चाई से जल्द पर्दा उठाएगी पुलिस। नोएडा के सलारपुर में अवैध निर्माण ढाने पहुंची है प्राधिकरण की टीम। लोगों ने किया अवैध निर्माण तोड़ने का विरोध। भूमाफियाओं के आगे लाचार दिखी नोएडा। फतेहपुर में ड्रोन की अफवाह को लेकर एसपी ने जनता से की अपील। ड्रोन को द्वारा रेती का चोरी की घटना हुई थी। अफवाह से भ्रमित न हो। बोले अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कौशाम्बी में बाइक पर शव ले जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों बाइक पर अर्थी ले जाने का वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में टोल प्लाजा के पास अज्ञात चोरों ने ट्रक पर तिरपाल काट चोरी की घटना को दिया अंजाम। लगभग 40,000 रुपए के चेंज के डब्बों पर हाथ साफ कर लिया है। कार्रवाई के लिए 3 दिन से चक्कर काट रहा था। अलीगढ़ युवक ने लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया। बहन के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंचा था। पुलिस बल के साथ पीड़ित के घर मौके पर पहुंचे एसपी मयंक। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वार्ड बॉय के रूप में वीडियो में दिखने वाले शख्स की पहचान। गोरखपुर में फर्जी बीमा क्लेम घोटाले का पर्दाफाश। अस्पताल संचालक और एक अन्य गिरफ्तार। धोखाधड़ी जालसाजी षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।